हेलो दोस्तों, यूपीएससी की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग यहाँ पर टेस्ट नंबर 15 कर रहे हैं, जिसमें कि आज है पार्ट 3 वीडियो में। तो देखिए इसमें पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 65 तक हो गया था और आज टेस्ट है टेस्ट नंबर 66 से। ठीक है, तो देखिए हमारे चैनल का नाम है PR नॉलेज सेंटर। हमारे चैनल पर यूपीएससी, यूपी पीसीएस का और आरओ का जितने भी टेस्ट होते हैं सभी का टेस्ट चला जाता है और घटना चक्र इसमें पढ़ाया जाता है। तो आप सभी लोग इसमें ज्वाइन हो सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये है 2025 के लिए टेस्ट। पहला क्वेश्चन है, मतलब पहला क्वेश्चन क्या, आज का पहला क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 66 है। वीमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह एक वार्षिक रिपोर्ट है जो देश में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को नियंत्रित करने वाले विधिक या नियामकीय ढांचे का मापन करती है। और दूसरा है कि यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है। कौन सा कथन सही होगा? केवल एक या केवल दो, या तो दोनों कथन सही है या तो दोनों कथन गलत है। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 66। देखिए क्वेश्चन का आंसर आए चाहे ना आए, लेकिन आप लोग का दायित्व तो है कि आप लोग अगर लाइव देख रहे हैं या तो उसमें देख रहे हैं अगर रिकॉर्डेड वीडियो, तो कमेंट बॉक्स में भी आंसर कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर जो भी देना है ABCD। ठीक है, तो वैसे देखेंगे इसमें दोनों के दोनों ही कथन सही है। ऑप्शन नंबर इसमें C लगाएंगे। ठीक है, C सही हो जाएगा इसमें, दोनों के दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन नंबर C। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे अब। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राज्य विधानमंडल की विधान परिषदों के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य दोनों निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। और दूसरा है, दिल्ली एवं पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। और इसमें देखेंगे कि कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत, वही सेम ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर करेंगे। केवल एक, केवल दो, दोनों सही या तो दोनों गलत। चलिए, तो कह रहा है भारत की राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानमंडल की विधान परिषदों के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य दोनों निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। तो बिल्कुल ये नहीं होते हैं इसमें, विधान परिषद के विधानमंडल के। और दिल्ली एवं पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो देखिए ये होते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे इसमें? नहीं, इसमें ये अगर शामिल नहीं होते हैं ना तो बिल्कुल ये सही है, मतलब पहला भी कथन सही है और दूसरा भी सही, यहाँ पे नहीं दिया था। दोनों शामिल नहीं होते हैं तो बिल्कुल सही बात है, नहीं होते हैं, और दूसरा भी सही हो जाएगा। यानी कुल मिला के दोनों ही कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर C लगा देंगे, दोनों के दोनों ही कथन सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है, ऑप्शन C इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें हैं जिसके तहत किसी विधेयक को भारतीय संसदीय व्यवस्था में धन विधेयक माना जाता है? पहला है, यदि वह जुर्मानों अथवा अन्य मौद्रिक शक्तियों को अधिरोपित करने का प्रावधान करता है। और दूसरा है, यदि वह अनुज्ञप्तियों लाइसेंस के लिए फीस या प्रदान की गई सेवाओं के लिए फीस की मांग का प्रावधान करता है। और तीसरा है, यदि वह कराधान, उधार या व्यय सहित अनन्य रूप से वित्तीय मामलों से संबंधित है। और चौथा है, यदि वह संघ सरकार द्वारा धन उधार लेने के विनियमन का प्रावधान करता है। ठीक है, अब चलिए के ऑप्शन देख लीजिए पहले तो। ऑप्शन आपका क्या है? केवल एक और दो, या तो एक दो तीन, या तो तीन और चार, या तो दो तीन चार। ठीक है, चलिए किसके बारे में है? विधेयक को भारतीय संसदीय व्यवस्था में धन विधेयक माना जाता है यदि वह जुर्मानों अथवा अन्य मौद्रिक शक्तियों से अधिरोपित करने का प्रावधान करता है। देखिए ये नहीं होता है, जुर्माने वाला नहीं होता है धन विधेयक। यदि वह अनुज्ञप्तियों, लाइसेंस के लिए फीस या प्रदान की गई सेवाओं के लिए फीस की मांग का प्रावधान करता है, तो फीस का मांग का भी प्रावधान नहीं करेगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा है कि यदि वह कराधान, उधार
या व्यय सहित अनन्य रूप से वित्तीय मामलों से संबंधित है तो ये हो जाएगा। यदि वह संघ सरकार द्वारा धन उधार लेने के विनियमन का प्रावधान करता है तो ये भी करता है संघ सरकार, मतलब केंद्र सरकार का। तो तीसरा और चौथा दोनों से हो जाएगा। 3 और 4 सही है तो ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे अब। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। कह रहा है विधानसभा की गणपूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारतीय संविधान में गणपूर्ति का पद का उल्लेख नहीं है। और दूसरा दूसरा कह रहा है इसमें सदन का पीठासीन अधिकारी शामिल नहीं होता है। और तीसरा कह रहा है किसी भी विधानसभा के लिए गणपूर्ति की संख्या कभी भी 50 से अधिक नहीं हो सकती है। कौन सा कथन सही नहीं है इसमें से? केवल 3, या तो 1 और 2, या तो 2 और 4, और ऑप्शन डी में क्या है? ऑप्शन डी में है 1 और 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर करेंगे। कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय संविधान में गणपूर्ति पद का उल्लेख नहीं है। क्या ऐसा है क्या? देखिए संविधान में गणपूर्ति पद का उल्लेख किया गया है। पहला कथन गलत। दूसरा कह रहा है इसमें सदन का पीठासीन अधिकारी शामिल नहीं होता है। पीठासीन अधिकारी शामिल नहीं होगा क्या इसमें? होता है। दूसरा भी गलत। तीसरा कह रहा है किसी भी विधानसभा के लिए गणपूर्ति की संख्या कभी भी 50 से अधिक नहीं हो सकती है। तो बिल्कुल 50 से अधिक नहीं हो सकती है, तो तीसरा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी लगा देंगे, 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2, क्योंकि 1 और 2 गलत है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 70। भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित में से किस प्रकार की नगर पालिकाएं हैं? नगर पंचायत, महानगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करिए, सही उत्तर चुनिए। 1 3 4, 1 2 4, 2 3, या तो 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत किस प्रकार की नगर पालिकाएं हैं? नगर पंचायत आपका है, ठीक है, नगर पंचायत रहेगा। और नगर परिषद, नगर निगम, महानगर पंचायत नहीं है। ऑप्शन नंबर इसमें ए लगा देंगे, 1 3 4। ठीक है, 1 3 4 हो जाएगा। नगर पंचायत को क्या बोलते हैं? वही नगर पंचायत ही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा है यह केवल शहरी स्थानीय सरकार के मामलों का प्रबंधन करता है। तीसरा है इसकी अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री करते हैं। कौन सा कथन सही है? केवल 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या तो चौथा है कि 1 2 3। चलिए बताइए। देखिए पहला कह रहा है कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है। तो देखिए 1954 में इसका गठन किया गया था। पहला कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा है कि यह केवल शहरी स्थानीय सरकार के मामलों का प्रबंधन करता है। तो देखिए यह केवल वाला कथन सही हो गया, तो ये कथन सही है, दूसरा वाला। तीसरा कह रहा है इसकी अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री करते हैं। क्या ये सही है? ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला गलत हो जाएगा। देखिए परिषद एक परामर्शदात्री निकाय है। इस भारत सरकार के शहरी विकास मंत्री और राज्यों के स्थानीय स्वशासन के प्रभारी मंत्री सदस्य होते हैं इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, केवल 2 होगा, ओनली 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने आता है। विंड टनल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विंड टनल, पहला है इनका उपयोग वायु प्रवाह गुणों और वायु गतिकीय बलों का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। और दूसरा है वर्तमान में भारत में केवल एक हाइपरसोनिक विंड टनल है
कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? बताइए। देखिए यहाँ पर केवल शब्द दिया है, भारत में केवल हाइपरसोनिक विंड टनल होगा। दूसरा कथन तो ऐसे ही गलत है। पहला इसमें सही है कि इनका उपयोग वायु प्रवाह गुणों और वायु गणितीय बलों का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, केवल एक होगा। ठीक है, चलिए 73 नंबर देख लीजिए। वोकल फॉर लोकल पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह एमएसएमई मंत्रालय के सहयोग से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई एक पहल है। दूसरा है, इस पहल की शुरुआत एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के हिस्से के रूप में की गई है। और तीसरा है, इस पहल का उद्देश्य स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना और जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देना है। कितने कथन सही हैं इसमें से? केवल एक, या तो ऑप्शन बी है एक और तीन, ऑप्शन सी है दो और तीन, ऑप्शन डी है केवल तीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 73, तो ये एमएसएमई मंत्रालय के सहयोग से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई पहल है। पहला कथन गलत हो जाएगा। देखिए ये नीति आयोग द्वारा चालू किया गया है। दूसरा है कि इस पहल की शुरुआत एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के हिस्से के रूप में की गई है, तो ये सही है। तीसरा है, इस पहल का उद्देश्य स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना और जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देना है, तो ये भी सही है। यानी कि दो और तीन सही है। दो और तीन, दो और तीन देखेंगे कौन से में है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा, दो और तीन। ठीक है, चलिए 74 नंबर देखेंगे। पहला है, किसी राज्य में विधानसभा के प्रत्येक सदस्य एमएलए के मत का मूल्य उसके निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या पर निर्भर करता है। और कथन दो है कि संविधान में राष्ट्रपति निर्वाचन में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व में एकरूपता का प्रावधान है तथा यह जनसंख्या पर आधारित सूत्र द्वारा प्राप्त किया जाता है। उपरोक्त कथनों में उन्हीं कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन देख लीजिए पहले तो। ऑप्शन है कि दोनों सही है, सही व्याख्या करता है, या तो सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है कथन एक सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन डी है कथन पहला गलत है, दूसरा सही है। ठीक है, चलिए 74 का आंसर करेंगे। कह रहा है, किसी राज्य में विधानसभा के प्रत्येक सदस्य यानी एमएलए के मत का मूल्य उसके निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या पर निर्भर करता है। क्या कथन सही है? ये कथन सही नहीं है, पहला वाला। देखिए, राज्य प्रत्येक विधायक के मत का जो मूल्य होता है 1971 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या के आधार पर एक सूत्र द्वारा निर्धारित कर दिया गया है। और दूसरा तो इसमें सही हो जाएगा कि संविधान में राष्ट्रपति निर्वाचन में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व में एकरूपता का प्रावधान है तथा यह जनसंख्या पर आधारित सूत्र द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसमें डी सही हो जाएगा। पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 75, भारत के महाधिवक्ता यानी सॉलिसिटर जनरल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के महान्यायवादी द्वारा की जाती है। और दूसरा है कि भारत के संविधान में महाधिवक्ता के पद का उल्लेख नहीं है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत? 75 नंबर बताइए। महाधिवक्ता की नियुक्ति क्या महान्यायवादी द्वारा की जाएगा? क्या ये सीजीआई हो गया है? पहला कथन गलत, राष्ट्रपति करता है। जो भारत सरकार द्वारा किया जाता है, तो मतलब राज्य में है तो कौन? राज्य में गवर्नर और केंद्र में प्रेसिडेंट। तो पहला कथन गलत हो जाएगा और दूसरा सही हो जाएगा। इसमें भारत के संविधान में महाधिवक्ता के पद का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल टू, मतलब ओनली टू। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने आता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विकृत चित्त। दूसरा है, किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति जिसके परिणाम स्वरूप उसे 2 या अधिक वर्षों के लिए कारावास की सजा मिली हो। तीसरा है, लाभ का पद।
चौथा है दोहरी नागरिकता। विधानसभा सदस्य की निरर्हता के लिए उपर्युक्त मानदंडों में से कितनों का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 3, ऑप्शन डी है सभी 4। चलिए 76 नंबर, क्वेश्चन नंबर 76। तो विकृत चित्त का है उल्लेख, पहला सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। विकृत चित्त और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषणा किया गया है, तो ये सही है। किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि व्यक्ति जिसके परिणाम स्वरूप उसे 2 या अधिक वर्षों के लिए कारावास की सजा मिली हो, तो ऐसा कहाँ लिखा गया है? ये नहीं है। लाभ का पद ये है, दोहरी नागरिकता ये भी है, यानी 1 3 4, 1 3 4 यानी कितने सही हुए हैं? 1 2 3, 3 सही हुआ ना। ऑप्शन नंबर इसमें सी लगा देंगे, केवल 3 हो जाएगा, ठीक है, केवल 3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 77 नंबर देखेंगे। संपदा निदेशालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ का एक संबद्ध कार्यालय है जो भारत सरकार की संपत्तियों का प्रशासन और प्रबंधन करता है। वही दूसरा है, विज्ञान भवन जैसे स्थलों के प्रशासन और बुकिंग कार्यों का निरीक्षण संपदा निदेशालय द्वारा किया जाता है। कितने सही होंगे? केवल 1, केवल 2, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77। तो चलिए देखिए, संपदा निदेशालय ये होता है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। पहला कथन गलत, पीएमओ ऑफिस का नहीं है। कौन सा है? आवास और शहरी मंत्रालय, मामलों का मंत्रालय, ठीक है। वही दूसरा है कि विज्ञान भवन जैसे स्थलों के प्रशासन और बुकिंग कार्यों का निरीक्षण संपदा निदेशालय करता है, तो ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ओनली 2, ठीक है। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78। एस आर बोम्मई वाद 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि संविधान संघीय है और संघवाद को भारतीय संविधान की एक आधारभूत विशेषता बताया। और दूसरा है, संविधान की प्रस्तावना में संघवाद के सिद्धांत का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। कितने कथन सही होंगे इसमें से? क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने आता है। पहले तो इसका ऑप्शन देखेंगे आप। दोनों कथन सही है, स्पष्टीकरण भी सही कर रहा है, मतलब व्याख्या या तो व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है पहला सही है दूसरा गलत है, और ऑप्शन डी है पहला गलत है दूसरा सही है, ठीक है। चलिए अब देखिए, दूसरा कथन देखिए ध्यान से, कह रहा है संविधान की प्रस्तावना में संघवाद के सिद्धांत का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। कहाँ किया गया है? दूसरा गलत, तो पहला सही ऑटोमेटिक हो जाएगा, यानी इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या है कि पहला कथन सही है दूसरा कथन गलत है। चलिए 79 नंबर देखेंगे अब। संयुक्त बैठक के संदर्भ में है, संयुक्त बैठक कह रहा है भारतीय संसद में धन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया जाता है, न जा सकता। और दूसरा है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं तथा राज्यसभा के पास इसके संबंध में सीमित शक्तियां हैं। तो कौन सा कथन सही होगा? मुझे लगता है कि इसका आंसर आप सभी को पता होगा। दोनों कथन सही है, सही व्याख्या करता है या सही व्याख्या नहीं करता है। पहला सही दूसरा गलत, या पहला गलत दूसरा सही। चलिए संयुक्त बैठक के संबंध में, तो देखिए धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक नहीं बोला जाता है, ठीक है, पहला कथन सही। और क्योंकि कह रहा है धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में सीमित शक्तियां हैं, तो बिल्कुल सही बात है। 14 दिन के आधार पर दिया जाता है, उसमें कुछ भी संशोधन करे चाहे न करे लोकसभा को मानना नहीं होता है, तो ये भी दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए लगा देंगे कि पहला और दूसरा दोनों ही सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है। चलिए 80 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80। लोकसभा के विघटन पर विधेयकों के व्यवगत होने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, लोकसभा में लंबित विधेयक उसके विघटन पर व्यवगत हो जाता है। और दूसरा है, यदि कोई विधेयक राज्यसभा में लंबित है किंतु लोकसभा द्वारा पारित नहीं हुआ है तो वह लोकसभा के विघटन पर व्यवगत हो जाता है। कितने सही होंगे? केवल 1, केवल 2, दोनों सही है दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80। चलिए लोकसभा में लंबित विधेयक उसके विघटन पर व्यवगत हो जाता है, सही बात है। दूसरा कह रहा है, यदि कोई विधेयक राज्यसभा में लंबित है किंतु लोकसभा द्वारा पारित नहीं हुआ है तो वह लोकसभा के विघटन पर व्यवगत हो जाता है, दूसरा गलत हो जाएगा।
देखिए राज्यसभा में लंबित यदि कोई विधेयक राज्यसभा में लंबित है, अगर कोई विधेयक जो है राज्यसभा में लंबित है और लोकसभा भंग हो जाती है, और लोकसभा भंग हो जाती है, भंग होने पर व्यवकत नहीं होता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी निकाय होती है और इसका विघटन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो पहला कथन दूसरा कथन गलत हो जाएगा, पहला कथन सही, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ठीक है, चलिए 81 नंबर देखेंगे। भारत में लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अध्यक्ष अलग से शपथ ग्रहण और प्रतिज्ञान करता है, और दूसरा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य अपने मध्य से करते हैं। तीसरा है उन्हें केवल लोकसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। कितने कथन सही नहीं है, केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। 81 नंबर बताइए कौन सा कथन सही नहीं है, उसको बताना है। कह रहे हैं अध्यक्ष अलग से शपथ ग्रहण और प्रतिज्ञान करता है, कहाँ करता है ये, पहला कथन गलत हो जाएगा। देखिए जो शपथ ग्रहण है ना, अध्यक्ष अलग से शपथ नहीं लेता है, वह न ही उस पर हस्ताक्षर करता है। अध्यक्ष जो है संसद के सभी सदस्यों की भांति भारत के संविधान में निर्दिष्ट वही शपथ प्रतिज्ञान लेता है, इसे राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति प्रशासित करता है। ठीक है, तो पहला कथन गलत। दूसरा कह रहा है कि अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य अपने मध्य से करते हैं, तो ये सही है। तीसरा है कि उन्हें केवल लोकसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। देखिए ये भी गलत है, यानी कि दो कथन गलत, एक कथन सही। अब बताना क्या है, गलत बताना है। दो गलत है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, केवल दो। ठीक है, चलिए 82 नंबर देखेंगे। राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से पूरे परे जैव विविधता BBNG संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक विधिक रूप से बाध्यकारी संधि है। दूसरा है BBNG संधि महासागर के उस भाग को शामिल करती है जो किसी देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र से परे स्थित है। और तीसरा है भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर इसकी पुष्टि कर दी है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, केवल दो, या तो एक और तीन, और ऑप्शन सी क्या है, केवल दो, केवल एक और दो है, और ऑप्शन डी है कि तीनों कथन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82। चलिए ये एक विधिक रूप से बाध्यकारी संधि है, सही है। और BBNG संधि महासागर के उस भाग को शामिल करती है जो किसी देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र से परे स्थित है, ये भी सही है। तीसरा है भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर इसकी पुष्टि कर दी है, तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए विवाद समाधान के बारे में जो है, ये भारत संधि के तहत एक नया निकाय बनाने के बजाय मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय तंत्र के माध्यम से समुद्री जैव विविधता के संबंधित विवादों को निपटाना चाहता है, तो ये तीसरा कथन गलत हो जाएगा, इसमें नहीं किया है। तो इसमें एक और दो कथन सही है, एक और दो कौन से में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 83 नंबर देखेंगे। प्रायः सुर्खियों में रहने वाला पद एरो 2, एरो 3 और डेविड से स्लिंग। ठीक है, एरो 2, एरो 3 और डेविड स्लिंग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बाहरी ग्रह, मिसाइल रक्षा प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता सॉफ्टवेयर और साइबर हमले। 83 नंबर बताना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मिसाइल रक्षा प्रणाली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, मिसाइल रक्षा प्रणाली है। चलिए नेक्स्ट 84 नंबर। भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति शेष कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के पद पर आसीन होता है। वही दूसरा है भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद के लिए किसी कार्य का प्रावधान नहीं किया गया है। और तीसरा है यदि किसी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे निर्णय की तिथि से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य मान्य रहेंगे या नहीं। तो कितने कथन सही होंगे, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या तो एक दो तीन। क्वेश्चन नंबर 84। भारत के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताना है। कर जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति शेष कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के पद पर आसीन होता है। शेष कार्यकाल के नहीं होते, कार्यवाहक होते हैं। ठीक है, पहला कथन गलत। अब जब पहला ही गलत मिल गया तो आपका आंसर मिल गया होगा वैसे तो।
भारतीय संविधान, दूसरा है कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद के लिए किसी कार्य का प्रावधान नहीं किया गया, तो ये सही है, इसीलिए तो वो सभापति बनते हैं राज्यसभा का। तीसरा है कि यदि किसी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सुप्रीम कोर्ट द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसे निर्णय की तिथि से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य मान्य रहेंगे। तो बिल्कुल मान्य रहेंगे, वो थोड़ी ना करता है अपने मन से। तो तीसरा भी सही हो जाएगा, यानी कि ये 2 और 3 सही है। चलिए देख लीजिए 2 और 3 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है 2 और 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 85 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति, केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री कर संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार उपयुक्त अधिकारियों में से कितने अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किए गए कार्यों के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है? केवल 1, केवल 2, केवल 3 तो सभी 4। चलिए बताइए 85 नंबर। तो ये हो जाएंगे भारत के राष्ट्रपति और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल, ठीक है, बाकी कोई नहीं। 3 और 4 हटाइए, 1 और 2 लगाइए। ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा, केवल 2, ठीक है। चलिए 86 नंबर। प्रधानमंत्री से लोग सवाल कर देते हैं, मुख्यमंत्री सवाल करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति सवाल नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले या किन मामलों में भारत के राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को क्षमा करने, प्रतिलंबन, विराम और परिहार देने की शक्ति है? पहला है उन सभी मामलों में जहां दंड या सजा कोर्ट मार्शल द्वारा दी जाती है। और दूसरा कथन है इसमें दूसरा है उन सभी मामलों में जहां दंड या सजा संघ या राज्य विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है। और तीसरा है उन सभी मामलों में जहां सजा मृत्युदंड है। कितने सही होंगे? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, या तो केवल 3 है तो तीनों कथन सही है, ठीक है। चलिए बताइए 86 नंबर। क्वेश्चन नंबर 86, ऑप्शन देख लीजिए। तो देखिए उन सभी मामलों में जहां दंड या सजा कोर्ट मार्शल द्वारा दी जाती है, ये सही हो जाएगा। और ऑप्शन ए तीसरा वाला सही हो जाएगा, उन सभी मामलों में जहां सजा मृत्युदंड होती है। दूसरा वाला कथन गलत है। ऑप्शन नंबर इसमें बी लगा देंगे, 1 और 3 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, 87 नंबर देखिए। अग्री प्राइम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अग्री प्राइम भारत द्वारा विकसित एक कैनिस्टराइज्ड प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल है। और दूसरा है कि यह पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। और तीसरा इस मिसाइल की मारक क्षमता 4000 से 5000 किलोमीटर है। कितने कथन सही होंगे? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या तो कोई नहीं। चलिए 87 नंबर। देखेंगे इसमें पहला कथन सही है, दूसरा सही है, लेकिन तीसरा गलत है। यहाँ 4000 5000 जो लिखा है ना, यहाँ पे 1000 2000 होगा। 1000 से 2000 के बीच में मारक क्षमता है इसका। तो चलिए आगे बढ़े। अब तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ऑप्शन बी लगाएंगे, दोनों 2 कथन सही है इसमें। चलिए 88 नंबर। केंद्र राज्य सरकारों को दिए जाने वाले अनुदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है संविधान केंद्र सरकार को उन राज्यों को अनुदान देने का अधिकार देता है जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। दूसरा है अनुच्छेद 282 के तहत विवेकाधीन अनुदान किसी भी लोक प्रयोजन के लिए दिया जा सकता है। कितने कथन सही होंगे? केवल 1, केवल 2, दोनों सही है, दोनों गलत। 88 नंबर। तो इसमें पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, ठीक है। आगे बढ़े, ऑप्शन सी सही है। चलिए 89 देखते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लिखा है अनुदान के प्रकार और अर्थ।
अनुपूरक अनुदान दिया है, यह अनुदान तब दिया जाता है जब किसी विशेष सेवा के लिए आवंटित धनराशि उस वित्तीय वर्ष के दौरान अपर्याप्त पाई जाती है। वही दूसरा कह रहा है अतिरिक्त अनुदान, यह अनुदान तब दिया जाता है जब बजट प्रस्तुत करने के समय अनुमानित न की गई नई सेवाओं पर व्यय को पूरा करने की आवश्यकता होती है, तब दी जाती है। और तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि अधिक अनुदान, यह अनुदान तब दिया जाता है जब किसी वित्तीय वर्ष के लिए व्यय मूल रूप से आवंटित राशि से अधिक हो जाता है। कितने कथन सही होंगे? केवल एक, केवल दो, सभी तीन। चलिए अब शुरू से आंसर देखिए, क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर करिए। अनुपूरक अनुदान कह रहा है यह अनुदान तब दिया जाता है जब किसी विशेष सेवा के लिए आवंटित धनराशि उस वित्तीय वर्ष के दौरान अपर्याप्त मतलब कम पड़ जाती है तब। तो ये सही है, अनुपूरक दिया जाता है। वही अतिरिक्त अनुदान, तो यह अनुदान तब दिया जाता है जब बजट प्रस्तुत करने के समय अनुमानित न की गई नई सेवाओं पर व्यय को पूरा करने के लिए दिया जाता है। जब आवश्यकता पड़ेगा नया सेवा के लिए तो उसके लिए है अतिरिक्त। दूसरा भी सही है इसमें। तीसरा देखते हैं अधिक अनुदान। अधिक अनुदान के लिए क्या होगा? तो अधिक अनुदान है कि यह अनुदान तब दिया जाता है जब किसी वित्तीय वर्ष के लिए व्यय मूल रूप से आवंटित राशि से अधिक हो जाता है। तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे इसमें, सभी कथन सही है। चलिए 90 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90। हाल ही में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति सीसीएस ने एडवांस मीडियम कैपेबल कम्बैट एयरक्राफ्ट परियोजना को मंजूरी दी है। तो इस संदर्भ में एएमसीए क्या है? यही है, एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट। संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 5वीं पीढ़ी का बहुउद्देशीय लड़ाकू जेट है। वही दूसरा है, इसमें दुश्मन के रडार से बचने के लिए उन्नत गोपनीय तकनीक का उपयोग किया गया। तीसरा है, वर्तमान में यूएसए एकमात्र देश है जिसके पास 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जेट है। ऑप्शन देख लीजिए, केवल एक, ऑप्शन बी है 1 और 2, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है 2 और 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 90, चलिए तो देखेंगे ये स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 5वीं पीढ़ी का बहुउद्देशीय लड़ाकू जेट है, सही है। और इसमें दुश्मन के रडार से बचने के लिए उन्नत गोपनीय तकनीकों का उपयोग किया था, ये भी सही है। वर्तमान में यूएसए एकमात्र देश है जिसके पास 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू है, लेकिन ये यूएसए ही नहीं, कुछ और भी देश हैं, तो तीसरा हटा देंगे। यानी कि इसमें 1 और 2 सही हो गया। अब 1 और 2 देख लीजिए किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा 1 और 2 कथन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के महान्यायवादी के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए पात्र होना चाहिए। वही दूसरा है, भारत के संविधान में उनके पद की अवधि का प्रावधान नहीं किया गया है। कौन सा कथन सही होगा? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। महान्यायवादी, आप मुझे महान्यायवादी के बारे में बताइए कौन से आर्टिकल में है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, महान्यायवादी बनना है तो सुप्रीम कोर्ट के जज तक बनने का योग्यता रखना चाहिए, बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है भारतीय संविधान में उनके पद का कोई अवधि नहीं है, कोई प्रावधान नहीं किया गया है, तो ये भी सही है, ठीक है। महान्यायवादी देखिए वकील होते हैं भारत सरकार की तरफ से। अगर कोई भी भारत के, मान लीजिए भारत सरकार इस मोदी जी के ऊपर अगर कोई केस कर दिया तो कौन आएंगे? महान्यायवादी आएंगे केस लड़ने के लिए, ठीक है। और ये इनको कोई सैलरी वगैरह नहीं दी जाती है, सुविधाएं दी जाती हैं। इन लोग की सुविधाएं भी तो बहुत ज़्यादा होता है ना। तो राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं, इनको नियुक्त करेंगे। ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। चलिए 92 नंबर, भारत सरकार के देखिए सेवाओं पर ही होते हैं और नियुक्त किए जाते हैं जब वो कहते हैं तभी। 92 नंबर है, शंकराचार्य मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह मंदिर कश्मीर घाटी में स्थित है। और दूसरा है, यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तीसरा, यह प्राचीन मंदिर स्वदेशी नागर शैली में बनाया गया है। तो कितने कथन सही होंगे? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। देखिए नागर शैली जो होता है वो नॉर्थ में होता है और जो साउथ में बनता है वो द्रविड़ शैली बनता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, नागर शैली और द्रविड़ शैली। चलिए 92 नंबर, कह रहा है यह मंदिर कश्मीर घाटी में स्थित है। बिल्कुल सही बात है, वहीं स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, तो ये भी सही है। अब तीसरा,
तीसरा कह रहा है कि यह प्राचीन मंदिर स्वदेशी नागर शैली में बनाया गया है, तो ये तीसरा गलत हो जाएगा। देखिए ये प्रारंभिक कश्मीरी वास्तुकला शैली में बनाया गया है और उसमें उन काल में प्रचलित तकनीकों को अपनाया गया था, जो डिजाइन में क्या था कि शिखर शैली था। शिखर शैली प्रमुखता दिखाता है शिखर शैली का, जैसे कि एकदम शिखर एकदम टॉप पर चलने वाला, ठीक है, ये वाला था। ऑप्शन नंबर इसमें बी लगाएंगे, केवल दो होगा कथन, तीसरा गलत है। आगे बढ़े, 93 नंबर देखिए। भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुसार पंचायतों की अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संविधान के तहत पंचायतों के लिए उनके चुनाव परिणामों की घोषणा की तिथि से 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल निर्धारित किया गया है। दूसरा है, किसी पंचायत के विघटन के बाद गठित नई पंचायत केवल विघटित पंचायत की शेष अवधि तक ही बनी रहेगी। और तीसरा है, यदि विघटित पंचायत का शेष कार्यकाल 6 महीने से कम है तो शेष अवधि के लिए नई पंचायत के गठन के लिए चुनाव कराना आवश्यक नहीं है। अब 3 कथन दिया गया है, तो केवल 1, केवल 2, सभी 3 है तो कोई नहीं, ऑप्शन है, ठीक है, 93 नंबर। कह रहे हैं, संविधान के तहत पंचायतों के लिए उनके चुनाव परिणामों की घोषणा की तिथि से 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल निर्धारित किया गया है। निश्चित कार्यकाल नहीं है, ठीक है, पहला कथन गलत। दूसरा है, किसी पंचायत के विघटन के बाद गठित नई पंचायत केवल विघटित पंचायत की शेष अवधि तक बनी रहेगी, तो बिल्कुल है, कोई राष्ट्रपति थोड़ी ना हुए कि नया कार्यकाल शुरू होगा। तीसरा है कि यदि विघटित पंचायत का शेष कार्यकाल 6 महीने से कम है तो शेष अवधि के लिए नई पंचायत गठन के लिए चुनाव कराना आवश्यक नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है, नहीं है। तो 2 और 3 सही, यानी 2 कथन सही हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, केवल 2। चलिए 94 नंबर देखेंगे। 94 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क, यूक्रेन क्या कह रहा है कि ऊपरी देशों में से कितने देश में नाटो की 75वीं वर्षगांठ पर उसमें शामिल हुए हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 ही तो सभी 4। 94 नंबर। 94 नंबर बताइए। देखिए नाटो में अब स्वीडन भी हो चुका है 32वां सदस्य के रूप में, स्वीडन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 1 लगाएंगे, केवल 1 होगा, वो कौन सा है, स्वीडन का है, ठीक है। फ्रांस, डेनमार्क, यूक्रेन हटाएंगे, सिर्फ स्वीडन। चलिए 95, निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसके तहत निंदा की विशिष्ट शिकायतों के बजाय उसके सामान्य कारणों को वर्णित किया जाता है। दूसरा है, इसे राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। और तीसरा है कि निंदा प्रस्ताव पारित होने पर सरकार या मंत्री द्वारा त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है। तो कितने कथन सही नहीं है, केवल 1, केवल 2, सभी 3 है तो कोई नहीं, 95। तो इसके तहत निंदा की विशिष्ट शिकायतों के बजाय उसके सामान्य कारणों को वर्णित किया जाता है, पहला गलत। दूसरा है कि इसे राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, दूसरा भी गलत, ठीक है। और तीसरा है कि निंदा प्रस्ताव पारित होने पर सरकार या मंत्री द्वारा त्यागपत्र देने आवश्यक नहीं है, तो ये तीसरा वाला सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो कुल मिलाकर 2 कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, 2 कथन गलत है, ठीक है, क्योंकि नहीं पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे 96 नंबर। भारत सरकार के निम्नलिखित संगठनों और विभागों पर विचार कीजिए। पहला है परमाणु ऊर्जा विभाग, दूसरा है अंतरिक्ष विभाग, तीसरा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, चौथा है कैबिनेट सचिवालय। उपरोक्त विभागों संगठनों में से कितने सीधे भारत के प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करते हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, ये तो सभी 4। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है इसमें कौन कौन होगा। परमाणु ऊर्जा विभाग हो जाएगा, अंतरिक्ष विभाग हो जाएगा और कैबिनेट सचिवालय हो जाएगा। तीसरा वाला इसमें हटा देंगे, ठीक है, एनडीए में। ये सीधे प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, लेकिन ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ठीक है, गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा,
प्रधानमंत्री तो करते हैं, लेकिन गृह मंत्रालय इसमें आ जाता है। बाकी सब में डायरेक्ट भारत सरकार संगठन विभाग होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी लगाएंगे, केवल 3। ठीक है, केवल 3। चलिए 97 नंबर। किसी राज्य में मंत्रियों के वेतन और भत्ते संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। और दूसरा है एक मंत्री केवल वही वेतन और भत्ते प्राप्त करता है जो राज्य विधानमंडल के सदस्य को देय होते हैं। कितने सही होंगे इसमें से? दोनों कथन सही है, सही व्याख्या करता है, या तो सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन कथन पहला सही है दूसरा गलत है, या तो पहला सही नहीं है दूसरा सही है। ठीक है, 97 नंबर। किसी राज्य में मंत्रियों के वेतन और भत्ते संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। सही बात है। वो कह रहा है कि एक मंत्री केवल वही वेतन और भत्ते प्राप्त करता है जो राज्य विधानमंडल के सदस्य को देय होते हैं। तो ये कथन गलत है, वही थोड़ी ना मिलेंगे, अलग मिलेंगे ना। तो क्या लगाएंगे? 97 में लगेगा ऑप्शन नंबर सी। वो कौन सा है? एक सही है दूसरा गलत है। चलिए 98 नंबर देखिए। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है राज्यसभा चुनाव गुप्त मतदान पद्धति से आयोजित किए जाते हैं। और दूसरा है यदि एक विधायक राज्यसभा सदस्य के चुनाव में पार्टी लाइन का उल्लंघन करते हुए वोट देता है, यानी क्रॉस वोटिंग, तो उसे दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराया जा सकता है। कितने कथन सही होंगे? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है दोनों गलत। चलिए 98 नंबर, 98। तो राज्यसभा चुनाव गुप्त मतदान पद्धति से आयोजित किए जाते हैं, सही बात है। और दूसरा कह रहा है यदि एक विधायक राज्यसभा सदस्य के चुनाव में पार्टी लाइन का उल्लंघन करते हुए वोट देता है, यानी क्रॉस वोटिंग, तो उसे दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित किया जाएगा, ठहराया जाएगा। तो देखिए ये इसमें नहीं होगा, अयोग्य ऐसे नहीं ठहराया जाता है, वो पार्टी चेंज करने से होता है ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए लगा देंगे, केवल एक हो जाएगा। ठीक है, केवल ए, ओनली वन होगा। चलिए 99 नंबर। छावनी बोर्डों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये छावनी क्षेत्र में नागरिक आबादी का प्रशासन करने के लिए बनाया गया एक कार्यकारी निकाय है। दूसरा है छावनी बोर्ड में निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। तीसरा है छावनी बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कितने सही होंगे? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 99, 99 नंबर। तो ये छावनी क्षेत्र में नागरिक आबादी का प्रशासन करने के लिए बनाया गया एक कार्यकारी निकाय है। पहला कथन ही गलत है। दूसरा है छावनी बोर्ड में निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं, तो ये सही है। तीसरा है छावनी बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे इसमें, ऑप्शन बी हो जाएगा, ओनली 2। चलिए 100 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100। विधान परिषद सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेवानिवृत्त सदस्य पुनः नामांकन के पात्र होते हैं। और दूसरा है राज्यपाल द्वारा नामित होने के लिए व्यक्ति को संबंधित राज्य की निवासी होना अनिवार्य है। और तीसरा है कि सदस्य की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। कितने सही हैं? केवल दो, केवल तीन, या तो एक और दो, या तो दो और तीन। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 देखिए विधान परिषद के बारे में है, विधान परिषद के सदस्यों के बारे में है। सेवानिवृत्त सदस्य पुनर्नामांकन के पात्र होते हैं, सही है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि राज्यपाल द्वारा नामित होने के लिए व्यक्ति को संबंधित राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। राज्यपाल द्वारा नामित कौन होगा? विधान परिषद का सदस्य, ठीक है, न कि राज्यपाल। तो दूसरा भी कथन सही हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है? राज्यपाल द्वारा नामित होने के लिए, मतलब आप अगर विधान परिषद के सदस्य बनना चाहते हैं ना, तो राज्यपाल के द्वारा नामित आप होंगे। तो राज्यपाल के द्वारा नामित होने के लिए व्यक्ति को संबंधित राज्य का निवासी होना अनिवार्य है, तो बिल्कुल है। और तीसरा है कि सदस्य की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तो तीसरा वाला कथन गलत करेंगे। ठीक है, 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 30 वर्ष तो होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी लगा देंगे कि एक और दो कथन सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 100 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। और ये है टेस्ट नंबर 15। इसके आगे टेस्ट नंबर 16 लाया जाएगा। तो आप लोग डेली इसमें टेस्ट में शामिल हुआ करिए, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट रहेगा। और देखिए हमारे चैनल पर यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ सबके लिए टेस्ट चलाया जाता है, तो आप उसमें शामिल हुआ करिए। सीसेट का भी इसमें प्रीवियस ईयर सॉल्व कराया जा रहा है, तो उसमें भी शामिल हुआ करिए। चलिए बहुत जल्द फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।